जी। अ, मेरे लिए जैसा मैंने कहा कि कहानी लिखना एक्टिविज़्म है और इस वक़्त मैं यहाँ लंदन में बैठ कर के मुझे ये एहसास हो रहा है कि एहसास हुआ कि शायद दूसरे देशों में किस तरह के हालात हैं, उनके बारे में यहाँ लिखना और यहाँ पर जानकारी हासिल करना शायद थोड़ा-सा आसान है। तो कुछ कहानियाँ अभी पिछले कोई साल भर में दूसरे देशों के बारे में और वहाँ के यहाँ पर रह रहे लोगों के बारे में निकली है। उसी में से एक कहानी है जो पैलेस्टाइन के बारे में है। इस वक़्त पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, आप लोगों को शायद मालूम होगा क्योंकि वो खबरों में है कि वहाँ बमबारी हो रही है, 50,000 लोग मारे गए, जिसमें औरतें, बच्चे ज़्यादा हैं, उन लोगों के पास हथियार नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सब ये कर दिया गया। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो बहुत साल पहले सन 48 में हो रही है, जब फ़िलिस्तीन का विभाजन किया जा रहा है, जैसे हमारे भारत का किया गया। वही लोग हैं, अंग्रेज़ कॉलोनी है वो, वही लोग हमारे देश का भी विभाजन करके चले गए, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए। ये फ़िलिस्तीन का विभाजन किया गया, इज़राइल बनाया गया और आज तक लड़ाई जारी है। तो उसके बारे में ये कहानी है। सुनिएगा, इसका नाम है शायद कहानी बनता देश। टैक्सी में बैठते हुए शुमिता ने तपाक से कहा, सलाम वालेकुम। फ़ोन पर ड्राइवर का नाम आ गया था, अबरार। तो शुमिता को मालूम था ड्राइवर मुसलमान है, इसलिए सलाम किया। गोरों के देश की राजधानी लंदन में निरंतर रंग-भेद से जूझने में हम विश्व के दूसरे हिस्सों से आए लोग आपस में अपनापन बनाए रखें, ये उसकी निजी नीति थी। ड्राइवर मुसलमान है, ये तो उसे मालूम चल गया था, लेकिन ड्राइवर महिला है, ये नाम से अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसने ज़रा हैरान होकर के रियर मिरर में महिला को देखा और पाया कि वो भी हैरान नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा ले रही हैं और उनकी नज़रें शुमिता के माथे पे लगी बिंदी पर टिकी है। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अबरार ने खामोशी से सर एक तरफ झुका करके सलाम का जवाब दिया। फिर हाथ बढ़ा करके म्यूजिक सिस्टम का एक बटन दबाया। बॉलीवुड के गाने बजने लगे। शुमिता ने टोका, नहीं नहीं अबरार, अरबी संगीत बजने दीजिए, मुझे पसंद है। वो मुस्कुराई, अरबी नहीं, फिलिस्तीनी। कहते हुए उसने फिर पहले वाला संगीत लगा दिया। शुमिता अपनी जगह बदले बगैर और उन्हें ये एहसास करवाए बिना कि वो उसका पूरा चेहरा देखना चाह रही है, थोड़ा बहुत आड़ी तिरछी ऊंची नीची होकर के रियर मिरर मिरर में उसकी आंखों के ऊपर और नीचे देखने की कोशिश करती रही, नाकामयाब रही। अगली लाल बत्ती पर टैक्सी रोककर वो पूरी मुड़ी और गंभीरता से बोली, मैं ऐसी दिखती हूँ और इसे अन्याय समझती हूँ कि ड्राइवर को तो आप पूरी तरह से देख सकते हैं और सवारी को केवल आंखें ही नजर आती हैं। शुमिता कुछ खिसिया कर, लेकिन उसके कहे को अपनापन समझकर ध्यान से उसका चेहरा निहारने लगी। हिजाब सर से खिसक गया था, कायदे से कटे हुए खिचड़ी बाल जिनमें चावल ज्यादा था, चौड़ा माथा जिन पर 3 लकीरें उम्र भर मेहनत की गवाही दे रही थी, साफ रंगत जो झुर्रियों की वजह से रूखी सी मालूम हो रही थी, मामूली नाक और लिपस्टिक के बिना होठ, उम्र कोई 70 के आसपास। इतना तो एक नजर में ही शुमिता ने देख लिया। जहां नजर पहले पल में रुकी थी और पूरे चेहरे का जायजा लेने के बाद लौट कर रुक गई थी, वो थी उनकी आंखें। क्यों भला? शुमिता ने खुद से सवाल किया। भूरे रंग की आंखें तो लंदन में अक्सर लोगों की होती हैं। ये आंखें औसत से ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, ना पलकें लंबी थी, ना भवें दिलकश थी। आंखों के अंदर से एक दुख झांक रहा था, गहरा, अंतहीन, लेकिन शांत दुख। अपने होने के एहसास के साथ जिंदगी को गुजारना, अपने वजूद को थामे हुए, संजोए हुए दुख, जिसके जिसके उर्दू शायरी में प्रयोग के बारे में मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा था, गम में वो मजा नहीं जो दुख में होता है।
हर फिलिस्तीनी के दिल के दुख को वो समझना चाहती थी, समझ सकती थी, लेकिन उसके विस्तार में जाने की शुमिता की ख्वाहिश नहीं थी। अपने तेजी से उसी दिशा में बढ़ते हुए मन को उसने जबरन रोका और बोली, अबरार, आपने अरबी संगीत की बात में संशोधन करते हुए उसे फिलिस्तीनी क्यों कहा? क्योंकि दोनों में फर्क है, अबरार ने सीधा सा जवाब दिया। वाकई? शुमिता ने जरा हैरानी से पूछा। अरबी संगीत में भी तो वही साज होते हैं, तर्ज भी वैसी ही होती है और लहक और उतार चढ़ाव भी वैसा ही होता है। प्राय धुनें भी मिलती जुलती हैं, क्योंकि लोक मूल तो एक ही है। अबरार ने एक पल सोचा, फिर बोली, गीत केवल धुन, लय, तर्ज, साज तो नहीं है। बाकी अरब देशों के पास महमूद दरवेश, फदवा तकुन में ज्यादा कहाँ है से ज्यादा कहाँ है। फिर जैसे खुद को याद दिला रही थी, ना देश के खो जाने का डर है, सब बर्बाद हो जाने पर भी एक दिन से दूसरे दिन खुद को जीवित रख पाने की खुशी भी नहीं है, ना हर पल देश से बढ़ती दूरी का खौफ है। हमारा संगीत भला उनके संगीत जैसा कैसे हो सकता है? शुमिता चुप रही। जानती थी अबरार क्या कह रही है, लेकिन ये भी समझ रही थी कि पीड़ा समझना और पीड़ा जीना एक जैसा नहीं होता। पीड़ा जीने की अभिव्यक्ति भी अलग है। बात को बदलने की इच्छा से उसने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई और बोली, आप तो अंदर की सड़कों से जा रही हैं, मैंने सोचा था आप 8378 लेंगी। वो छोटी पड़ती है ना? जी, छोटी तो पड़ती है, लेकिन इस समय उस पर बहुत ट्रैफिक जैम मिलेगा। ट्विकेनहैम के स्टेडियम में आज प्रांतीय रग्बी मैच है। इस समय खत्म हुआ होगा। बाहर गाड़ियों की रेल पेल तो होगी ही, उससे ज्यादा पैदल चलने वालों की भीड़ होगी। जीते हुए उत्साह से भरे, हुल्लड़ मचाते हुए और हारे हुए गुस्से से गुर्राते, गरियाते, खाली बियर के कैन सड़क पर उछालते, नशे में धुत, अंधाधुंध सड़क पर दौड़ते भागते, शोर मचाते उमड़े पड़ रहे होंगे। ऐसे में गाड़ियों का चलना तो दूर, सरकना भी मुश्किल है। पता नहीं कैसा खेल है, सुमिता बोली, जो लड़ते भिड़ते एक दूसरे की नाक तोड़ते, सर फोड़ते खेला जाता है। सुमिता उसकी बात सुनकर के बड़बड़ाई। अबरार ने एक लंबी सांस खींची और रूखे लहजे में बोली, लड़ने भिड़ने का शौक आदत होता है, जिसकी लत बढ़ती जाती है। जब दिल की भड़ास स्टेडियम में नहीं निकाल पाते तो दूसरे के देशों पर चढ़ बैठते हैं और निहत्थे लोगों को मारते हैं। खुशी पाने के अपने अपने तरीके होते हैं। शुमिता किसी भी तरह फिलिस्तीन की राजनीति और जंगी मामले में खुद को उलझाना नहीं चाह रही थी। उससे ना तो कोई मतलब था, और इंसानियत के नाते मतलब निकाल भी लिया जाए तो वो कर भी कह सकती है। बातचीत की पहली वाली डोर पकड़ते हुए उसने पूछा, इस रास्ते से तो आप हाउंसलो होकर के गुजरेंगी? हाँ। आपको कोई काम है वहां? कोई जरूरी काम नहीं है, बस वहां भारतीय चीजों की बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ मसाले वगैरह चाहिए मुझे। मैं बता दूंगी कहाँ उतरना है मुझे। अबरार ने एक पल सोचा, फिर बोली, हाउंसलो आपके गंतव्य से 5 मील पहले है, लेकिन पैसे आपके उतने ही पड़ेंगे। मुझे मालूम है, शुमिता हंसी। पैसे तो अभी तक कार्ड से कट चुके होंगे। मैं आपसे वापस नहीं मांग रही हूँ। दोनों एक दूसरे को मिरर में देख करके मुस्कुराई। अबरार ने पूछा, आपको क्या खरीदना है? शुमिता जरा हैरान हुई। ये टैक्सी शिष्टाचार के उलट था। कैब लेने वाला ड्राइवर से जितने चाहे निजी, सामाजिक, राजनीतिक सवाल पूछे, लेकिन कैबी अपने आप कोई सवाल नहीं करेगा। यही कैपिटलिज्म का शिष्टाचारिक नियम है। सुमिता को हिचकिचाते देखकर अबरार ने खुद ही सफाई दी। मैं जानना चाह रही थी कि आप क्या खाना पकाने के सामान में तेल भी लेने वाली हैं? अगर ऑलिव ऑयल लेने वाली थी तो मेरे पास फिलिस्तीन का बेहतरीन ऑलिव ऑयल है। मुझे ऑलिव ऑयल तो बहुत पसंद है, सुमिता ने सादगी से कहा। मेरे पास खालिस नबलूसी जैतून का तेल है। डिक्की में 1 और 2 लीटर की बोतलें हैं। बस बस, मुझे यहीं उतार दीजिए, एशिया गुड्स के सामने। उसने गाड़ी रोकी और उतरती हुई सुमिता से बोली, अगर आप 2 लीटर वाली बोतल लें तो मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। मैं आगे के मोड़ पर फ्री पार्किंग में रुकती हूँ और आधे घंटे बाद यहीं आपको मिलूंगी। आपके अलग से पैसे नहीं लगेंगे।
ये इतना बड़ा लालच था कि सुमिता फौरन मान गई। जल्दी जल्दी ट्रॉली में उसने दालें, मसाले और अचार भरे, लेकिन इतनी तेजी से सब कुछ करने के बावजूद बिल चुकाते चुकाते आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। बाहर निकली तो अबरार को दुकान के सिक्योरिटी गार्ड से बहस करते हुए पाया। देखिए जनाब, ये रही मेरी सवारी, कहाँ देर हुई और कहाँ रास्ता रोका मैंने किसी का। चलिए चलिए सर, हम एशियंस को तो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और पुरुषों को तो महिलाओं का खास ख्याल करना चाहिए। और कहीं वो महिला उनकी माँ की उम्र की हो, तब तो छोटी मोटी भूल को अनदेखा कर देना चाहिए। उसकी चुलबुली धारा प्रवाह गुफ्तगू पर दरबान और सुमिता दोनों ही हंस पड़े। बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए अबरार ने बड़े अपनेपन से दरबान को हाथ हिलाते हुए कहा, मिलते हैं, और कार सड़क पर दौड़ा दी। सुमित्रा ने पूछा, आप जब इनको इतनी अच्छी तरह से जानती थी तो यहीं खड़ी रहती, दूर फ्री पार्किंग में जाने की क्या जरूरत थी? किसे? उस सिक्योरिटी गार्ड को? आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा, शायद आज के बाद कभी ना देखूं। फिर समझते हुए बोली, हंस कर किसी से बात या फिर मिलने की इच्छा जताने के लिए पहले से जानना जरूरी तो नहीं होता। आप यहाँ कब से हैं? लंदन में? लंदन में 20 साल से हूँ। उससे पहले इजिप्ट में, उससे पहले सीरिया, और फिर उससे पहले जॉर्डन। 60 साल से भटक रहे हैं। कभी तो उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। ब्रेक लगाया और चहक कर बोलिए, लीजिए मैम, आ गई आपकी मंजिल। इससे पहले कि सुमिता उतरती, उसने बाहर निकल करके डिक्की खोली और 2 लीटर की एक सफेद भद्दी सी जेरी कैन नुमा बोतल निकाली, जिसे देखकर सुमिता को एशिया गुड्स के ताक पर करीने से सजी अलग अलग शक्ल की सुंदर सुडोल ऑलिव ऑयल की बोतलें याद आ गईं, जिन्हें उसने एक बदशक्ल बोतल के लिए छोड़ दिया था। पर्स पर्स से 10 पाउंड का नोट निकालते हुए सुमिता ने कहा, अगर बोतल खूबसूरत हो, लेबल का रंग चटकदार और खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ हो, तो बेचने में आसानी होती है। अबरार का बोतल थामे आगे बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। बोतल को अपने चेहरे के पास ला करके उसने ध्यान से देखा और दूसरे हाथ से उसे बहुत प्यार से सहलाते हुए बोली, हाँ, बिकने के लिए पैकेजिंग लुभावनी होनी चाहिए, चाहे हमारे जैतून के बगीचे इस शक पर काट दिए जा रहे हों कि उसमें उग्रवादी छुपते हैं। बार बार की बमबारी हमारी जमीनों को बंजर बना दे रही हो, हम उस पर फिर से जैतून, नींबू और संतरे के पौधे रोपे, धरती की खुशामदें करें। हम पर भी वही जुल्म हो रहा है माँ, जो तुझ पर हो रहा है। हमें सजा मत दे, मीठे रसीले जायकेदार फल दे माँ। भरपूर फसल को टॉर्चर में कटे हुए हाथ जमा करें, कोल्हू में डालकर नए जैतून के पहले तेल की खुशबू, जिसे पास हुई बमबारी की बू भी दबा नहीं पाती, जान जोखिम में डाल करके निकाले गए तेल को जल्दी जल्दी बेच पाने की कोशिश और उत्साह। क्या सिर्फ इसलिए कि पैसे आएंगे, आमदनी होगी, या इसलिए कि दुनिया भर में तेल भेजा जा सके कि शायद उन्हें याद आए, एक मुल्क है, एक कौम है, एक इतिहास है, सभ्यता और संस्कृति है, जिसके 8 साल के बच्चे को मिलिट्री कोर्ट सजा देती है और पत्थर मारने वाले नाबालिग बच्चों को 10 साल की कैद सुनाई जाती है, जिस देश को अपार्थाइड निगल रहा है। इस सब के बीच पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका विज्ञापन हो सके, लेकिन इसकी तो पैकेजिंग खराब है, और माल जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आजकल विज्ञापन के बिना तो कुछ बिकता नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं खरीदें। उसने जेरिकैन अपनी छाती से लगा लिया, जैसे सुबह से क्रेच में छोड़े हुए बच्चे को माँ अपने सीने से लगा लेती है और दिल ही दिल में कहती है, तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहती बेटे, पर क्या करूं, तुम्हें पालने के लिए तुमसे बिछड़ना जरूरी है। उसने सुमिता को दिया नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सुमिता ने नोट उसके हाथ में ठीक से रखा और उनकी उंगलियां उसके ऊपर मोड़कर मुट्ठी ठीक से बंद करते हुए दूसरे हाथ में थामा हुआ ऑलिव ऑयल का जेरिकैन ले लिया। अपना नंबर दे दीजिए, कभी टैक्सी की जरूरत हो तो आपको ही बुलाऊं। उसूल के खिलाफ है, उन्होंने बिना भाव के कहा। कंपनी में रिपोर्ट हो जाएगी। कंपनी नहीं, मेरे उसूल के खिलाफ है, और उसूल पर बहस
संभव नहीं है। हाँ, खुद ब खुद कहीं मुलाकात हो जाए तो अलग बात है। इतना कह कर के उन्होंने मानो आगे बात का दरवाज़ा बंद कर दिया। सलाम में हाथ उठा कर के वो बूढ़ी टैक्सी में बैठी और ये जा, वो जा। कुछ जान लेने, कुछ पा लेने के मिले-जुले एहसास के साथ शुमिता ने घर का दरवाज़ा खोला। ये 5 अक्टूबर की बात थी। 2 दिन के बाद गाज़ा जैसे दुनिया पर फट पड़ा। इज़राइल में घुसपैठ हमास का इज़राइल में घुसपैठ और 200 इज़राइली नागरिकों का अपहरण, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी थे। इस मुँह चिढ़ाते हुए हमले पर इज़राइल की कार्रवाई का दुनिया दम साधे हुए इंतज़ार कर रही थी। एक आध देश इज़राइल को संयम रखने की गुहार कर रहे थे। ज़्यादातर देश इज़राइल जो भी करे, उसे ऐसा करने का पूरा-पूरा हक है के मत के थे। और 7 दिन की तैयारी के बाद गाज़ा पर कयामत बर्पा हो गई। सप्ताह भर लगा दुनिया को समझने में कि इज़राइली हमला हमास पर कम है, असल मकसद तो गाज़ा पर कब्ज़ा कर लेना है। अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के बजाय इज़राइली सरकार मूल निवासियों से गाज़ा को खाली करवाना चाह रही है। जल्दी-जल्दी में हाइड पार्क में विरोध प्रदर्शन की तैयारी हुई। सदा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहने वाली शुमिता समय से पहले जुलूस के आरंभ स्थल पर पहुंच चुकी थी। इतने लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और लोकतांत्रिक बरतानिया सरकार लोक मत के विरुद्ध इज़राइल का साथ दे रही है। राजनीति शुमिता नहीं समझती, लेकिन ये तो तर्क और गणित की बात है ना। जुलूस रेंगता हुआ प्रधानमंत्री के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुजरता वेस्टमिनिस्टर स्थित पार्लियामेंट हाउस के सामने से होता हुआ ट्रिफाल्गर स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस दोनों तरफ तैनात थी। खबर थी कि आसपास के प्रांतों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। नारे बहुत लग रहे थे, नेताओं को ललकारते हुए, संयम के, शांति के, सीज फायर के। लेकिन वो एक नारा जो सबकी जबान पर था, लेकिन जिसे लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, वो नारा जिस पर कल बीबीसी के रात 9 बजे वाले बुलेटिन के अनुसार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, इस चेतावनी के साथ कि इस नारे को लगाने वाले को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये नारा एंटी सेमिटिक है। भीड़ में एक तनाव सा था और शुमिता को बार बार ये एहसास हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है। कुछ विस्फोटक है जुलूस में जो कभी भी फट सकता है। अचानक शुमिता से कोई 4 मीटर की दूरी पर एक महिला ने जोर से नारा लगाया, फ्रॉम द रिवर टू द सी। पल भर को भीड़ जैसे सकते में आ गई। बढ़े हुए कदम आधे में थम गए, मुट्ठी बंद हाथ हवा में रुक गए। एक पल को सब स्तब्ध, फिर सबने एक साथ पुकारा, फिलिस्तीन विल बी फ्री। प्रतिबंधित नारा सबने दोहराया। गीत की तरह मंडराते हुए पुलिस वालों में बाज की सी फुर्ती आ गई और एक ने शिकार पर ताक कर हमला किया। भीड़ में कोहराम मच गया। औरतें सब तरफ से लपकी और उस औरत और उसे हथकड़ी पहना रहे अफसर को घेर कर खड़ी हो गई। नारे की ललकार से शुमिता को कुछ पहचाना हुआ सा लगा। वो भीड़ को धकेलती हुई उस औरत के पास पास पहुंची जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्यों क्यों, हमें अपने पूरे देश की आजादी चाहिए, एक टुकड़ा नहीं, एक हिस्सा नहीं। शुमिता ने उसका कंधा जोर से झंझोड़ा और उसका सर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने में समेट लिया ताकि उसकी आवाज दब जाए, और पुलिस वाले से बोली, लीव हर, मूव बैक एट वंस। पुलिस वाला शायद इतनी सख्त मुखालफत के लिए तैयार नहीं था। जरा सा जो वो हिचकिचाया तो शुमिता को उसका हाव भाव कुछ अलग सा लगा, जिससे उसके दिमाग का कोई बंद ताला खुल गया और उसे अबरार का कहा वो वाक्य याद आया जो उसने दोहराया, हम एशियाई तो एक दूसरे के साथ खड़े हों। हिंदी में कही बात उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी पुलिस वाले को समझ में आई। धीमे से बोला, इन्हें ले जाइए यहां से। दूसरे पुलिस अफसरों ने भी इन्हें देख लिया है, चेहरा पहचान लिया है, याद रखेंगे। कम से कम आधे घंटे इन्हें जुलूस से दूर रखिए। आसपास खड़े अंग्रेजों, फिलिस्तीनियों, ना जाने कौन कौन से देशों के बाशिंदों ने शब्द न समझते हुए भी उनके मतलब समझकर शुमिता और उससे चिपकी हुई अबरार को लगभग उठा करके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से निकलती हुई एक संकरी सी गली में खड़ा कर दिया। इस गली में बहुत सारे कैफे हैं, कहीं भी हम दोनों बैठ जाएंगे और कॉफी पी लेंगे।
सुमिता ने दोनों को घेरे हुए पुरुषों को समझाया। 5-6 हट्टे-कट्टे मर्द हामी भर के जुलूस में फिर गायब हो गए। नाके पर खड़ी आइसक्रीम वैन से आवाज आई, हाय ब्यूटीज, योर आइसक्रीम कोन्स। भीतर से 2 हाथ कोन्स थामे निकले, जिनके मालिक ने 2-3 बार सिर हिलाकर हल्के से आंख मारी, जैसे कह रहा हो, साथ चल नहीं सकता लेकिन साथ हूं। सुमिता ने लपक कर कोन्स ले लिए और दोनों बतियाती टहलती शनिवार की मस्ती करती हुई 2 बूढ़ी औरतों की तरह आगे बढ़ गई। जरा आगे खाली कैफे मिला और दोनों बिना कुछ कहे अंदर जाकर के बैठ गई। कहीं दूर देखते हुए अबरार ने जैसे खुद से कहा, क्यों मेरे देश के टुकड़े किए जा रहे हैं। सुमिता ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे देश के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। यही सोचकर जानती हूं, अबरार ने कहा। इसीलिए आज का भारत का इजराइल का पक्ष लेना समझ में नहीं आता। यही सोच करके तसल्ली करो कि यहूदियों को भी तो एक देश चाहिए, सुमिता ने ढारस बंधाते हुए कहा। क्या मैंने कहा कि आजाद फिलिस्तीन में यहूदी नहीं रहेंगे? हम तो बराबरी के साथ यहूदी, मुसलमान, ईसाई सब एक साथ रहते थे। अब क्यों नहीं रह सकते? शायद सुमिता के चेहरे पर बेबसी का भाव देख करके अबरार ने कहा, कुछ और बात करते हैं। बताइए, ऑलिव ऑयल कैसा लगा? बेहतरीन, सुमिता ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने तो हाथों में भी लगाया। वो मुस्कुराई। बालों और चेहरे पर भी लगाइएगा, झुर्रियां कम हो जाएंगी। ठीक है, खत्म हो जाए तो आपसे और कैसे मंगवाऊं? मैं आपको सप्लायर का नंबर देती हूँ, घर पहुंचा देगा। आप क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहती? क्या आपको मुझसे संपर्क बढ़ाना वक्त की बर्बादी लगता है, या आप मुझे पसंद नहीं करती? सुमिता के 2 टूक सवाल पर उनकी आंखों में सराहना की झलक आई। हल्के से मुस्कुराई और बोली, टैक्सी चलाना मेरा पेशा नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है। बहुत सोच विचार कर इस काम को चुना है ताकि नए लोगों से मुलाकात हो और मैं उन्हें कहानी सुना सकूं। मुझे तो आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, सुमिता ने जरा हैरानी और कुछ शिकायत से पूछा। मेरी कहानी से ही तो आपने जाना कि हमारे यहाँ बेहतरीन जैतून होता है, जिनके बगीचे उग्रवादियों को शरण देने के शक पर उजाड़ दिए जाते हैं। हमारी जमीन इतनी उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इसमें बेगुनाहों का खून जज्ब होता है। क्या आपको पता नहीं चला कि हम अपने कवियों से कितनी मोहब्बत करते हैं? हमारा संगीत उस क्षेत्र के अन्य देशों से कैसे अलग है? लंदन में हर समय कितने ही विरोध प्रदर्शन होते होंगे। आज से पहले आप किसी में गई? सुमिता ने इनकार में सर हिलाया। ये मेरी कहानी का असर है। मैं ये कहानी हर सवारी को सुनाती हूँ। किसी के चेहरे पर उकताहट का भाव आता है, जैसे उसे कहानी बोर कर रही हो। कोई एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। कोई सहानुभूति जता करके दुख बांटने की कोशिश करता है और कुछ तुम्हारी तरह जुलूसों में आ जाते हैं। इस कहानी का अंत? सुमिता पूछे बिना रह नहीं पाई। यह फिलिस्तीन की कहानी है। इसका अंत तो सारी दुनिया मिल करके लिखेगी, शायद। दोनों के बीच एक खामोशी ठहर गई, जिसे झटकते हुए अबरार बोली, अगर मैं इस गली के अंत से बाएं मुड़कर घूमकर फिर से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर आ जाऊं तो जुलूस का अंतिम छोर पा लूंगी। वहां अन्य पुलिस वाले तैनात होंगे। हम दोनों साथ हुए तो पहचाने जाने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अकेली ही जाती हूँ। वो उठी, सलाम में हाथ उठाया, दरवाजे से बाहर निकली और बिना पलटे तेजी से गली के सिरे तक की दूरी पार की, बाएं मुड़ी और आंखों से ओझल हो गई। सुमिता देर तक उस दिशा में देखती रही। क्या फिलिस्तीन नाम की कहानी कोई अंत पाएगी, या बस एक नाम जिंदा रह जाएगा जो यदा कदा कहानियों में किसी अजूबे देश की तरह जगह पाएगा, जहां की जमीन बड़ी उपजाऊ थी, कवि हर दिल अजीज हुआ करते थे और संगीत ऐसा था जो कानों से होता हुआ दिल में उतरकर आत्मा में बस जाता था। एक देश जो असलियत से निकल करके कहानी बन गया। सुमिता ने एक आह भरी और दूसरी तरफ देखा। जुलूस अभी भी जारी था। हाथों में छोटे बड़े फिलिस्तीनी पताका लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, गीतों की तर्ज लंदन की सर्द हवा को गरमा रही थी। या शायद ऐसा भी हो
कि माएँ अपने बच्चों को इस संघर्ष की कहानियाँ सुनाएँ, जिन कहानियों का अंत इस जुमले से हो, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अनगिनत लोग शहीद हुए, बच्चे, औरतें तक इस मिट्टी में टैंकों तले रुल गए, लेकिन हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हम अपने घरों में, अपने देश में शांति से रह रहे हैं। शायद शुक्रिया। थैंक यू नूर जी, दूसरी कहानी सुनाने के लिए। इस पे आप जो भी टिप्पणी करना चाहें आप में से कोशिश करिए कि जिनके बारी नहीं आई पहले वो अगर बोले। आप नमिता जी म्यूट तो पे मैंने हैं। ओह थैंक यू। जी। चलिए इस कहानी पे आप जो भी टिप्पणी करना चाहें, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो पिछली कहानी पे नहीं बोले और बोलना चाह रहे तो इस कहानी पे अपनी बात कह सकते हैं या दोनों को मिला के भी अपनी बात कह सकते हैं। और नमिता जी को मैंने बीच में रोका था पिछली कहानी पे, तो नमिता जी फिर से आप अपनी कुछ बातचीत इसमें भी जारी रख सकती हैं अगर आपको ठीक लगे। हाँ, मुझे ना बस उनकी किताबों की कहानियों की जानकारी चाहिए, मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ? और आपने डिटेल भी सुधीर जी ने जो भेजे थे, उसमें था कि आपने बच्चों के नाटक भी लिखे हैं। जी। हाँ, मैं वो भी पढ़ना चाहूँगी। तो वो भी कहाँ मुझे मिल सकते हैं? मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ? प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और कोई सुधीर जी, डिटेल आप प्लीज़ ग्रुप पे डालिएगा। जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा नूर जी से लेके। हाँ। तो आप में से और कोई जो भी टिप्पणी करना चाहें। माफ़ी चाहूँगी बीच में जल्दी से बोल रही हूँ, ये रणवीर बात चली है तो उर्दू की भी हमें कुछ मिल जाए कि कहाँ से हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपने जो उर्दू की कहानियाँ और बच्चों के लिए कुछ लिखा है, तो वो भी हम लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें यहाँ मिलता है। मैं यहाँ डोडा में हूँ, जम्मू कश्मीर की, और उर्दू का अच्छा साहित्य लिखने में जो, क्योंकि बच्चों के साथ काम कर रही हूँ ताकि वो पढ़ सकें, और लाइब्रेरी भी चलाती हूँ, तो हमें एक अच्छा कलेक्शन चाहिए। उसमें आपका जो लिखा हुआ है वहाँ कहाँ से हम खरीद सकते हैं, वो भी भेजिएगा। जी ज़रूर। रमनीक जी ने हाथ खड़ा किया है। जी रमनीक जी। नूर, मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है। शुक्रिया, लेकिन सिर्फ एक बात कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अर्पणा एक स्कूल चलाती हैं डोडा में। आपकी लिखी हुई उर्दू की बच्चों की कहानियां इन तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, ज़रूर। मैंने 2 किताबों का नाम लिखा है, और ये पत्थर के सैनिक मेरे जो नाटक है, ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। हाँ, चैट बॉक्स में आप देख लीजिए, 2 नाम लिखे गए हैं नूर जी। जी द्वारा। जी अर्चना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, यार आप बहुत शुक्रिया कि हम आपसे रूबरू हो पाए आज, और हमने कहीं सुना था, सुनते आए हैं। बहुत अच्छी उर्दू इलाके के लोगों में से तो नहीं है, पर हम हिंदी प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, तो पर जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से या मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़कर अपने उर्दू के शौक को पूरा करते आए हैं। उर्दू लिखी हुई तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हिंदी में लिखी हुई उर्दू को पढ़ने का बहुत एक अलग ही एहसास है, जिसको सुनकर और यूज़ करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस होते हैं। ऐसा लगता था कि शायद कुछ ऐसा समय आ गया है कि अब हम उर्दू के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने से डरने लगे थे, या अभी चल भी रहा है। पर आज बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और उसी में जो चंद लाइनें कभी सुनी थी कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, पर इस कार्यक्रम के थ्रू आपसे मिलकर ऐसा लगने लगा है कि मुकम्मल होने वाली सड़क चल पड़ी है, और हम ज़रूर अब कहीं पहुँच पाएँगे। और जो रोशन आपके ख़यालात हैं, चाहे आप लंदन में बैठी हैं, लेकिन उन किरदारों के ज़रिए अबरार और शुमिता को, जो एशियाई मूल के लोग वहाँ बसते हैं, और उनकी जो फ़िक्र है,
सारी दुनिया में खासकर जब इस तरह के युद्ध चल रहे होते हैं तो औरतों और बच्चों को ज़्यादा बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से उसे भुगतना पड़ता है। पुरुष तो अपनी जवाबदेही युद्ध के मैदानों में तैनात होकर निभा लेते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स उस पूरी जनरेशन और ज़मीन और उन लोगों तक और उस पूरी कल्चर पर इफेक्ट डालती है, जो आपने बखूबी इस कहानी में दिखाया है। कुछ देर तक तो शायद बोलने के लिए लफ्ज़ मिल ही नहीं रहे थे। जब इसको ध्यान से सुनते हैं तो दिल के अंदर उतरता चला जा रहा था। अबरार का किरदार भी एक ऐसा ऐसा किरदार लग रहा था कि अ, खैर लंदन में बड़ी बात नहीं है कि औरतें कैब ड्राइवर हों, लेकिन अबरार का साहस और अपने मुल्क के प्रति उसकी मोहब्बत और शुमिता का उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन मिलाकर उन 2 मजबूत औरतों के किरदार को आपने इस कहानी के ज़रिए दिखाया है। वो हम सब औरतों को गौरवान्वित होने के लिए एक बहुत खूबसूरत सा पल दे गई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। एक बहुत ही अच्छी मुलाकात आपसे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी मैं इस कहानी पे बात रखना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने किरदार रचा, अबरार का किरदार और कितनी डेप्थ है इसमें और कि वो सीधे-सीधे अपनी कोई बात नहीं कह रही मतलब कितनी सोच समझ के और कितनी कितनी संवेदना है, कितनी संवेदनशील ये कहानी है और आपने ये रची है तो इससे ये मालूम चलता है कि लेखक नूर जी के भीतर किस तरह से कितनी सेंसिटिविटी है सब चीज़ों को लेकर और इतने बेहतरीन तरीके से समझ पाती हैं। तो आपसे आज हम मिल पाए, मुखातिब हो पाई, हमारी खुशकिस्मती है। सच में ब्लेस्ड खुद को फ़ील कर रहे हैं कि क्योंकि जिन शख्सियतों से हम मिलते हैं ना, जिससे भी हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तो आज कोशिश करेंगे, पता नहीं कितना ले पाएँ कि शायद आपका कुछ हिस्सा हमारी ज़िंदगी में शामिल हो। हम भी अपनी सोसाइटी को लेकर और तमाम जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एज़ ह्यूमन सिविलाइज़ेशन, एज़ ह्यूमैनिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पे ये इतनी सेंसिटिविटी रख पाएँ और इतना अ, जितना भी बेहतर काम कर सकें वो कोशिश करें। ये आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत। मेरा जो पहला कहानी संग्रह है, अगर वो आपको मुझे पब्लिशर बार-बार बता रहे हैं कि वो आउट ऑफ प्रिंट है, रेत पर खून, वो अगर आप देखें तो उसमें इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप कश्मीर की हैं, लेकिन उसमें क्योंकि मैंने शाहदरा में कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का जो कैंप लगाया गया था 90 में, उसमें मैंने जा कर के बहुत काम किया, बातचीत की और कोशिश यही रही कि अगर इतनी तकलीफ से लोग गुजरे हुए आए हैं और ज़ाहिर है उनके दिल में नफ़रत मुसलमानों के लिए है, अगर एक का भी मैं ज़हन बदल पाऊँ अपनी बातचीत से, अपने रवैये से कि जो उनके ऊपर हो रहा है वो एक किस्म की पॉलिटिक्स है और उससे नजात जो है वो इंसानियत के ज़रिए ही मिल सकती है। तो उसमें उससे भी बहुत सारी कहानियाँ निकली जो उसमें शामिल हैं। तो अगर आप देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी ज़रूर, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। जी नहीं, बस मैं इस बात के ऊपर ही कह रही थी कि शुक्रिया, मैं पढ़ना चाहूँगी इसको भी। ये क्योंकि मैं अभी यहीं पे हूँ मतलब डोडा में ही हूँ और यहीं जी। पे ग्राउंड में काम कर रही हूँ और एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में काम करने के अपने चैलेंजेस होते हैं जी। और एक दूरियाँ हैं, ज़ाहिर तौर पे दूरियाँ हैं जिनको हम नकार नहीं सकते। बचपन से लेकर अब तक कुछ कई सारे ट्रांज़िशन मैंने देखे हैं और डोडा ज्योग्राफिकली शायद आपको नहीं मालूम ये हिली रीजन है और चिनाब के किनारे है और यहाँ पे अभी दोनों कम्युनिटीज़ हैं और एक वोलेटाइल और सेंसिटिव ज़ोन है यहाँ पे क्योंकि हिंदू हाँ, मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ अभी भी रह रही हैं साथ में यहाँ पे जी, और जी। इस तरह से आपको सुन के आपको पढ़ के जैसे लग रहा है कि मेरी बहन भी साथ में थी। एक एक जो वो कहते हैं ना कि कैसे मिल के रहा जा सकता है, कैसे एक दूसरे को
समझते हुए चीज़ें हम आगे बेहतर जी सकते हैं एज़ अ सोसाइटी, तो वो आपकी कहानियों से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको देखकर भी ये अच्छा लग रहा है ऐसे। शुक्रिया बहुत। मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम लोगों को वक़्त के साथ-साथ सवाल करने पर एक पाबंदी लगा दी गई है। हम लोग सवाल नहीं पूछते, सवाल नहीं उठाते। तो वो सवाल उठाने की हम आदत बनाएँ और इस खौफ से, इस डर से कि दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे की फीलिंग्स हर्ट होंगी, उससे निकल के हम बातचीत शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छी जगह काम कर रही हैं, डोडा से मेरी थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत है, मैंने 1 दिन गुज़ारा है वहाँ। लेकिन ज़ाहिर है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत वो भी अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है उस एरिया में बने रहना, टिके रहना और अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना। मैं हमेशा इस बात को दोहराती रहती हूँ, अगर आप लोग वाक़िफ़ हों तो एमएफ हुसैन जो नामी पेंटर थे, वो जिस वक़्त उनकी एग्ज़िबिशन में हुल्लड़ मचाया था कुछ लोगों ने, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो कतर चले जाएँगे। तो मेरी जो उनसे आखिरी बातचीत हुई तो यही बातचीत हुई कि आप अपनी ज़मीन ना छोड़ें। ये ठीक है ज़मीन कभी-कभी फसल नहीं भी देती, वो सूखा पड़ जाता है, कोई बात नहीं है। तो लेकिन अपनी ज़मीन हम लोग छोड़ कर के जो निकल जाते हैं वो हमारा अपना पूरा वजूद जो है वो एक तरह से बेबुनियाद हो जाता है। आपको मुबारकबाद कि आप डोडा में बनी हुई हैं और काम कर रही हैं। इधर से मधु कुछ बोलना चाह रही हो, फिर पूनम जी की टिप्पणी के साथ मेरे ख्याल से टाइम से हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो इस सेशन को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर कोई और टिप्पणी नहीं हुई तो मधु की बात सुनते हैं एक बार। दोबारा से दूसरी इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए नूरजी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने अपनी बात में ये कहा कि बहुत ज्यादा संघर्ष किया और समाज के विरोधाभास को सहन करते हुए आप जो इतनी आगे बढ़ी हैं, तो आपकी दोनों कहानी सुन के आज जरूर हमारे अंदर भी कुछ सवाल आए हैं, कुछ ताकत आई है। और मैं ये चाहूंगी कि आप जैसी महिलाएं बीच बीच में जो है हमारा मार्गदर्शन करती रहें। और आपने बताया कि संघर्ष का परिणाम थोड़ा देर से आता है लेकिन वो बेहतर होता है। तो इन कहानियों से हमें भी कुछ मिला है, मार्गदर्शन आप करते रहिए। और इस कहानी में भी आपने कहा है कि दोनों महिलाएं कितनी निडरता से जो है अपनी बातचीत भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। तो दोबारा से आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जी पूनम जी। जी सर। नूर मैम मैं यही बोलूँगी कि एक पहले काफ़ी पहले मैंने कहानी पढ़ी थी नॉट विदाउट माय डॉटर बेटी महमूदी की। हाँ, सो हाँ। उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं ये कहूँगी कि आज तक मेरे ऊपर उसका किताब का इम्पैक्ट पड़ा है यू नो एंड उनकी वीडियोज़, उनकी किताबें मतलब बार-बार प्रिंट आउट्स लेके पीडीएफ काफ़ी बार पढ़ी मैंने। और आज आपकी कहानी मुझे मतलब एक तरह से ऐसा लगा जैसे उस जगह ही लेकर चली गई और इन दोनों महिलाओं के साथ मैं भी शामिल थी कि मैं विजुअलाइज़ कर पा रही थी कि जब वो सड़क से निकल रही है अपनी गाड़ी लेकर या फिर वो उसमें शॉपिंग के लिए जा रही है स्टोर में। आई कुड फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दीज कैरेक्टर्स यू नो। बहुत इम्पैक्टफुल थी आपकी कहानी। सबसे अच्छी बात है कि आपके इर्द-गिर्द जो भी हो रहा है आप कनेक्ट करके उसको इतनी बारीकियों से उसको लिख रही हैं कि वो लोगों के आप वहाँ बैठी हैं लेकिन आपने इतने लोगों के मन तक पहुँचा दी ये बात। सो दैट इज़ समथिंग वेरी कमेंडेबल। एक चीज़ अर्पणा जी को मैं बोलना चाहूँगी कि अर्पणा जी आप इतने सेंसिटिव एरिया में हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आई थिंक एवरीवन इज सो कोऑपरेटिव हियर कि अगर आपको बाय चांस किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है, किसी गेस्ट लेक्चर की या किसी भी तरह से आपके टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में वी आर विद यू। थैंक यू सो मच। ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। Anytime you can approach.